आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 हिंदी पर राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम पे आज का मुद्दा है नितिन नवीन की ताजपोशी। नितिन नवीन इसलिए आज का मुद्दा मैंने रखा राष्ट्र प्रथम पे कि क्या नितिन नवीन के ताजपोशी होने के बाद देश में दो मुद्दे, एक पहला ज्वलंत मुद्दा है यूजीसी, हालांकि अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, और दूसरा बंगाल फतह। ये नितिन नवीन के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं और उसमें नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के जो स्वर्ण पदाधिकारी हैं, जो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उनको भी कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है और बंगाल को फतह करना है। इन सारे मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ तीन पैनलिस्ट हैं। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शफात हुसैन साहब। शफात भाई भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पे भी रहे हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुमार विवेक पांडे जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तीसरे राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी हैं। विनय तिवारी जी बड़ी बारीकी से मतलब राजनीति पे अपनी पैनी नजर रखते हैं और बड़े साफगोई से दर्शकों को बताते हैं कि क्या कुछ भविष्य में या क्या कुछ और राजनीति में होने की संभावना है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी पे। शफात भाई, मेरी आवाज आपको मिल रही है? और आप तीनों एक बार जरा हमें बता दें कि आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज थोड़ी स्लो है, थोड़ा बढ़ा दे वॉल्यूम, बाकी तो ठीक है। अच्छा, आ रही। विनय तिवारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? विनय तिवारी जी, हेलो। विनय तिवारी जी अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट कर रखा है। विनय तिवारी जी। अभिनव पांडे जी को विश्लेषण जी नहीं, मैं इस डिबेट को ओपन करना चाहूंगा शफात भाई से। शफात भाई, वैसे तो आप हर जगह सत्ता में हैं और बड़े साफगोई तरीके से अपनी बात को रखते हैं, पर आपके नए नवेले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या उनकी ये ताजपोशी कांटों भरी है क्या शफात भाई? विवेक जी नहीं, अनूप बात कर रहा हूं। अनूप। हाँ, अनूप जी, मुझे लग रहा है कि भाजपा की सरकार प्रदेशों में आप बड़ा दुखी हैं। नहीं, मैं काहे दुखी होऊंगा? आप बड़े दुखी मन से कह रहे हैं कि आपकी सरकार है। हाँ, देखिए, सरकार जनता बनाती है और जनता ने चुना है हमको अपने काम पे दम पर। ठीक बात है। और दूसरी बात आपको बता दें जी कि ताजपोशी जी, ये ताजपोशी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में एक दायित्व दिया जाता है, जो कार्यकर्ता उस पैमाने पर होता है उसको एक दायित्व दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी जब तक वो रहता है उस पद पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। और कांटों भरा ताज है या नहीं है, तो ये तो टीपू सुल्तान जैसे लोगों को ताज पहनाया जाता है। अब उनके लिए सत्ता हासिल करना एक कांटों भरा ताज, कि वो कैसे सत्ता को हासिल करें। हमारे लिए सत्ता हासिल करना नहीं। नवीन जी एक अच्छे कार्यकर्ता थे, सभी सामूहिक तौर पर निर्णय हुआ और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया और वो अपने इस दायित्व को बड़ी मजबूती से निर्वहन करेंगे, जिस तरह इससे पहले के अध्यक्षों ने किया। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव आते जाते रहते हैं और पार्टी और सारे दल अपना अपना संघर्ष करते हैं, लेकिन जो 70 साल में हुआ वो अब आगे आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को जो है जनता पसंद कर रही है और उनके कार्यों को पसंद कर रही है, और जो योजनाएं चल रही है मैं पसंद शफात भाई, मैं पसंद ना पसंद पे बात नहीं कर रहा हूं। भारत की जनता चुन करके सत्ता में निश्चित रूप में जनता आपको पसंद कर रही है, तभी आप सत्ता में हैं, ये बात सही है। मेरा कहना यह था, चूंकि डिबेट ओपन करने से पहले ही मैंने प्रश्न को ओपन कर दिया था, कि मेरा यह था कि जो ये
राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश में एक बड़ा मुद्दा यूजीसी और आपके पास एक बड़ा चैलेंजेस है बंगाल, जहां आपको सीधे ममता जी से सामना करना है। हालांकि दूसरे राउंड में मैं आपके पास आऊंगा सफात भाई, पहले राउंड में अभी फिर से विवेक के पास जाऊंगा। विवेक भाई देखिए, हमें बंगाल का जो चुनाव जो आपने जिक्र किया, जी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर 1 या 2 सीटें आती थी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने वहां 18 लोकसभा मैं सीटें जीती। आपके पास सेकंड राउंड में 18 आऊंगा, मैं लोकसभा सेकंड सीटें राउंड जीती। में आऊंगा सफात भाई, सुन लीजिए, आपके पास। और जब चुनाव आएगा फरवरी या मार्च में, वहां चुनाव होना है, जी। आप देखिएगा। और ये मैं आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाह रहा हूं कि बंगाल में भारतीय जनता ठीक पार्टी बात है, सत्ता में आने जा ठीक रही बात। है। मैं सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। विवेक भाई, क्या ये आपको लगता है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कांटो भरा ताज है या कांटो भरा मंजिल है, यूजीसी और बंगाल? विवेक भाई देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उठाया है और इसके लिए मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जी धन्यवाद। हमारे यहाँ पे एक कहावत है जी कि नए नवेले के चरण पड़ते ही जब शगुन और अपशगुन होते हैं तो उससे आकलन कर लिया जाता है कि आगामी भविष्य क्या होने वाला है। ठीक अब बात। जिस प्रकार से नितिन नवीन जी के ताजपोशी होते ही पूरे देश में भाजपा विवादों में घिरी है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा के लिए शुभ संकेत तो नहीं है, कम से कम। उसी के साथ अभी बंगाल चुनाव की बात आई। बंगाल चुनाव में जिस तरह से अकबर हुमायूं को आगे करके ये लोग अयोध्या 2 दोहराने का वहां पे स्वांग रच रहे हैं और अयोध्या 2 के साथ जिस तरह मस्जिद के मुद्दे को मस्जिद बनने का इंतजार कर रहे हैं, ये मस्जिद रोकने के इच्छुक नहीं है। इनको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। ये वहां पे जातिगत ध्रुवीकरण का एक माहौल पैदा करके वहां के चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से अकबर हुमायूं को अब इन्होंने आगे किया है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, नितिन नवीन जी को लाने का एक उद्देश्य ये भी है कि कहीं ना कहीं नितिन नवीन जी के आने के बाद 80 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं सीधे सीधे, और 80 विधानसभा सीटें प्रभावित होने के कारण ये स्थिति स्पष्ट है कि ये नितिन नवीन जी को एक सार्थक रूप से इस्तेमाल करेंगे। और ठीक है, वो उनके राजनीतिक दल का आंतरिक मामला है, जो कि हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाता है जी। लेकिन जिस तरह से अकबर हुमायूं को इन्होंने प्रमोट किया भाजपा में, भाजपा के सहयोग के माध्यम से दिल्ली जाकर के उनकी मुलाकात हुई अमित शाह जी से अकबर हुमायूं की, और ये सारी बातें सार्वजनिक पटल पे सार्वजनिक हो गई। अब उत्तर प्रदेश में यूजीसी लाई ये शंकराचार्य जी के मुद्दे को दबाने के लिए, चूंकि सवर्णों का सबसे बड़ा समर्थन शंकराचार्य जी के साथ था। अब शंकराचार्य जी के मुद्दे से ध्यान भटका लेने के लिए यूजीसी लेके आए, जिसमें कि सवर्ण भट गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया। तो ये बखूबी जानते थे कि षड्यंत्रों की राजनीति में भाजपा माहिर है। जनता का ध्यान भटकाने से, मुद्दों से ध्यान भटकाने से हमेशा से इन्होंने रणनीति अपनी बनाई है। ठीक, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरे राउंड में मैं फिर आता हूं आपके पास। फिर अभी पहले राउंड में मैं चलूंगा। विनय तिवारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है। तिवारी जी, आप दोनों पैनलिस्ट को सुने होंगे शायद। सफात भाई ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नितिन नवीन के लिए भी रास्ते आसान हैं। वहीं विवेक भाई ने आरोप लगाया। आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन के लिए ये कांटो भरी मंजिल है क्या, यूजीसी और बंगाल? नमस्कार आरूप जी। जी नमस्कार। देखिए, निश्चित तौर पे जिस क्षण नितिन नवीन का नाम जी भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, जी उस समय पूरा हिंदुस्तान तो अचंभित था ही। जी क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सारे लोगों ने जो है मतलब ये सोचा कि ये कहां से आ गए, कैसे आ गए। तब ठीक बात। जब पार्टी के अंदर बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेताओं की फौज खड़ी थी, जी जिनके नामों की चर्चा 6-7 महीने पहले से चल रही थी, जी लेकिन जी भाजपा हमेशा आश्चर्यजनक वाले फैसले लेती है और वो सबको आश्चर्यचकित करती रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते समय भी शायद कमोबेश उसने ऐसा ही किया है। जी जी लेकिन नितिन नवीन एक उनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही है। उनके पिताजी भी सक्रिय राजनीति में थे, ये भी जी बिहार हाँ, से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सही कह रहा है। हाँ सही। सक्रिय राजनीति में रहे हैं। जी लेकिन हम नितिन नवीन को इतना कम इसलिए आंक रहे हैं जी कि वो कहते हैं ना कि अगर पिच पे सचिन तेंदुलकर खड़े हो तो नॉन स्ट्राइक पे अगर कोई होता है तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही ऐसा नहीं है। युवा मोर्चा में इन्होंने, भारतीय जनता युवा मोर्चा में अच्छी भूमिका निभाई है राष्ट्रीय स्तर पर, और बिहार सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। जी।
और उनको अच्छा अनुभव है, लेकिन क्योंकि वरिष्ठों की फौज इतनी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी में, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक डमी कैंडिडेट बिठा रखा है। वैसे मत कुछ हद तक ये बात सही भी है। ये आप 2000 तिवारी जी, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं नितिन नवीन को डमी कैंडिडेट। शफात भाई, ये तो विनय भाई ने आपके कैंडिडेट, मतलब आपके राष्ट्रीय ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डमी कोई नहीं आता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कार्यकर्ता होता है और उसको दायित्व मिलता है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। ये एक हल्का अपनी पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं आपकी डिबेट पे। नहीं, डमी कैंडिडेट, डमी क्या होता है? नहीं, डमी राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में है, वो डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष डमी टाइम लगा, प्रक्रिया लगी, बहुत से लोग रेस में थे। एक अच्छे कार्यकर्ता को चुन करके जो वहां पर बैठाया गया, उसकी जिम्मेदारी दी गई, दायित्व दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप उसको डमी बता रहे हैं। इतनी हल्की बात कर रहे हैं इस चैनल पर बैठकर, बड़ी शर्म आनी चाहिए। कैसे आप राजनीतिक विश्लेषण है? डमी कैंडिडेट, डमी तो चुनाव में उतारा जाता है भाई, वोट काटने के लिए। तिवारी जी, तिवारी जी जवाब दीजिए। जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिम्मेदार दायित्व निभा रहा है और सत्ता की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप डमी बता रहे हैं। अरे कैसे विश्लेषण है भाई आप? तिवारी जी जवाब दीजिए, जवाब मुझे तो आपके विश्लेषण होने पर शर्म आ रही है, किस तरह का आप आकलन कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय नहीं, सफात भाई आप जवाब देने दीजिए, आप उनको जवाब देने दीजिए। जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा सदस्य है। सफात भाई आप जवाब देने दीजिए तिवारी जी को। विनय जी, विनय जी जवाब दीजिए। देखिए शब्दों का उच्चारण सही करिए, भाजपा के साथी हैं, उच्चारण सही करिए। हमारी पूरी आप उनकी बात को सुनिए। सफात भाई आप उनकी बात को सुनिए। तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं। पार्टी है जहाँ पर कोई भी आदमी आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है, और लेकिन सपा बसपा और दलों में इस तरह का नहीं है। वहां पर राष्ट्रतिलक होता है। सफात भाई एक मिनट, तिवारी जी की बात को सुनिए। उधर राहुल गांधी का राष्ट्रतिलक हुआ, अब राहुल गांधी और सफात भाई, किसी पुत्र का जो है सफात भाई विनय जी की बात को सुनिए। आप राष्ट्रतिलक करेंगी, है ना? तो पार्टी को समझिए पहले। ठीक बात है, ठीक है। आप दर्शकों को सही से इस डिबेट को चलने दीजिए। दर्शक इसको सुनते हैं, बखूबी विश्लेषण करते हैं। आप तिवारी जी की बात को सुनिए। ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें तिवारी जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप डमी बता दें। तिवारी जी, डमी प्रत्याशी उतारा जाता है, आप विश्लेषण कर रहे हैं। आप भाजपा प्रवक्ता को, आदमी है, भाजपा प्रवक्ता प्रत्याशी के खिलाफ डमी खड़ा कर दिया कि साहब ये वोट काटेगा। तिवारी जी, वोट काटने की तो बात ही नहीं। शफात भाई विनय भाई को बोलने दीजिए। विनय भाई बोलने दीजिए। तिवारी जी बताइए। विनय भाई इनकी देखिए अगर डिबेट है तो हम किसी के टर्म्स में बोलते नहीं हैं, हमें अपनी बात रहने दीजिए। और शायद हमारे भाजपा के जो मित्र हैं उन्होंने हमारी पूरी बातों को सही से सुना नहीं। मैंने पहले यही बोला कि उनको कम लोग आंक रहे थे, जबकि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा में क्या योगदान रहा है, बिहार सरकार में क्या योगदान रहा है, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें कही हैं। खैर हाँ, आपने कहा है, मैंने सुना है और मैं इसका आपका समर्थन भी करता हूँ। मैं सुना हूँ। हमारे विश्लेषण से वो अपने शब्दों, मतलब वो उनके क्या शब्द हैं वो हमारे मुंह में नहीं आएंगे। मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए वो 2002 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा एक चलन जो है चल गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई अछूती नहीं रही। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया, सरदार मनमोहन सिंह को बनाया गया, तब से ये प्रचलन आ गया कि कहीं ना कहीं अच्छे जगहों पे, हायर पोजीशन पर अपने कॉन्फिडेंशियल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। ये प्रचलन तब से चला है, तब से ही राजनीति पलटी है। और इससे क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या कोई भी पार्टी, मतलब सब मिला जुला के अपने एक रास्ते पे हैं, अपने एक ही रास्ते पे हैं, कोई उसमें बदलाव नहीं है। यही है ना तिवारी जी? निश्चित तौर। ठीक बात है। अब मैं अपने मुद्दे पे, जो आपका मुद्दा है मैं उस पर आता हूँ। निश्चित तौर पे नितिन नवीन के लिए ये कांटो भरा ताज है। उसके कारण कई हैं। पहली चीज तो एक ये है कि इस पार्टी में वरिष्ठों की फौज है। क्या अपने से जो सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में, अब वो सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे सीनियर हैं अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन जो उनसे वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनको निर्देश देंगे या उनसे निर्देश लेंगे, ये उनको समन्वय देखना है।
दूसरी ठीक बात चीज, है, ठीक बात है, जो सही बात है। ये अपना- इस समन्वय को वो कैसे कैसे मतलब बैठाते हैं इन सब बीच में, कैसे वो काम कर पाएंगे, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तिवारी जी, मैं समर्थन करता हूँ। दो दो बार क्योंकि सरकार अपना टर्म कंप्लीट कर चुकी है, जी मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। जी जब 2 बार सरकार अपना टर्म कंप्लीट कर लेती है तो उस पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी कंप्लीट होती है। बिल्कुल सही है, सही तो है। अब आने वाले चुनाव में उस एंटी इनकम्बेंसी को, उसको टिकट वितरण को लेके अपनी नई जो है रणनीति बना के किस तरीके से उसको जीत के मुहाने पे पार्टी को लेके जाएंगे, ये उनके पास सबसे बड़ी ठीक बात चुनौती है। है। फिर हम तीसरी- तीसरे राउंड में आपके तीसरी पास चुनौ- आएंगे आखिरी राउंड में आपके पास आएंगे। अभी फिर से आप विवेक भाई, आपने दोनों लोगों की बात सुनी होगी, आपने विनय तिवारी जी की भी बात को सुना और सफात भाई के बात को भी सुना। आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप विपक्ष की राजनीति में हो, विपक्ष की राजनीति में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो और बड़ी पैनी नजर रखते हो, बंगाल में शफात भाई कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और इसका यूजीसी पर किसी भी तरीके के पार्टी के सत्ता में आने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यूजीसी अलग मुद्दा है, नितिन नवीन अलग मुद्दा है, विकास अलग मुद्दा है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाए, ये उनका दिवा स्वप्न है, आगे भी रहेगा। सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी कि बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पोल तभी खुल गई जब एसआईआर के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र उजागर हो गया कई राज्यों में, और चुनाव आयोग चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कहाँ लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव तो पुलिस लड़ती है, जहां पे इनकी सरकार है पुलिस लड़ेगी या तो संस्थाएं लड़ेंगी, चुनाव आयोग लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल और केवल मोदी के एकात्मक चेहरे पे केवल और केवल अपना पर्चा भरने का काम करते हैं। अब वो चेहरा भी कहीं ना कहीं धूमिल हो चुका है, क्योंकि सनातन विरोधी इनका चेहरा उजागर हो चुका है। शंकराचार्य जी के मुद्दे से ध्यान सनातन भटकाने के लिए विरोधी इन लोगों ने जिस तरह से कैसे यूजीसी के नियमों को लाने का आप प्रयास विवेक भाई किया। कैसे सनातन विरोधी कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी देश में जो सनातनों के लिए काम कर रही है। ये अभी सफात भाई बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल जायज बात आप आपने कहाँ कही, कह रहे हैं सनातन बिल्कुल विरोधी? जायज बात कही आपने, बिल्कुल जायज बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने जितने मंदिर तोड़े उतरे तो मोहम्मद गौरी और औरंगजेब ने नहीं तोड़े होंगे। बिल्कुल सनातन के लिए काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो सनातनी है उनको दर्शन नहीं तो करने से रोक अवैध करके जो अपने है, अपने अवैध है कार्यकर्ताओं को विवेक VIP भाई, दर्शन की सुविधा दे विवेक रही है। भाई अवैध जो है जी। उसको इन्होंने तोड़ा, अवैध मंदिर मजारों अवैध को थे। भी तोड़ा। अवैध थे, मंदिर अवैध थे। भाई मंदिर क्या मंच पे अनूप दुबे जी बतौर एंकर ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मंदिरों को तोड़ा वो मैं अवैध नहीं, थे? ये शफात भाई या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और सरकार कह रही है। मैं वो बात नहीं, आपको अगर बता रहा हूं। अवैध मंदिर अगर अवैध थे जिनकी व्याख्या हमारे पुराणों में थी, जब ऐसे मंदिर तोड़े गए, 150 मंदिर तो शंकराचार्य जी के दावे हैं कि उनके पास प्रमाण है कि अयोध्या जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 150 मंदिर तोड़े गए, पर तो प्रमाण पौराणिक रखा नहीं ना, संस्कृति के प्रचारक थे। शंकराचार्य जी ने प्रमाण जी। तो नहीं रखा, तो अभी उसकी बात ही नहीं करना। शंकराचार्य जी, अरे आप शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है, आप प्रमाण किससे, आप देश से किससे किससे प्रमाण मांगेंगे? आस्था और भक्ति का कोई प्रमाण होता है? अगर मैं किसी मंदिर में सालों से मेरे पूर्वज उसमें पूजा करते आए हैं, आप कॉरिडोर पे अपने गुजराती मित्रों को लाभ देने के लिए मंदिरों को तोड़ करके वहां पे मॉल वाली व्यवस्था बनाएंगे और उसके बाद गुजरातियों को सर्वधर्म संपन्न बनाने का काम करेंगे, सारे टेंडर गुजरात को दे देंगे उठा करके। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता क्या वहां पे केवल दरी बिछाने के लिए बैठी है? आज बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने टेंडर दिए जिसमें कि गुजरातियों की संख्या सबसे ज्यादा है? कितने उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को टेंडर दिए हैं? आप ये बात समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सरकार केवल और केवल कमर्शियल और कमर्शियलाइजेशन करने के लिए काम कर रही है, ये सरकार ना आस्था पे वो करती है, ना आस्था इनका कहीं परिचय है, ना सनातन इनका परिचय है। इनका परिचय है धर्म की आड़ में धन का संचय करना। अयोध्या की बात कर लेते हैं, 300 करोड़ के चंदों का आरोप वहां के संतों ने लगाया था। अयोध्या में राम मंदिर दिखाया इन्होंने, राम मंदिर दिखा करके वहां के जमीनों में घोटाला कर दिया, टेंडर में घोटाला कर दिया, जो कंपनियां ब्लैकलिस्टेड थी उनको पेमेंट किया गया, सीमेंट की बोरियां तक चोरी करवा दी। तो इन बातों पे जब जांच की बात आती है तब इनके जो अधिकारी हैं वो इस्तीफा लेके खड़े हो जाते हैं कि मोदी योगी जी का कहीं ना कहीं अपमान हुआ, हम इस्तीफा देंगे ताकि जिम्मेदारी तय ना हो। तो ऐसे बखूबी षड्यंत्र और स्वांग करने वाले कहीं ना कहीं कालनेमी रूपी जलोदर और मैदानों की जो पूरी फौज लेकर के बैठी है भाजपा, इनका सनातन विरोधी चेहरा उजागर है।
पौराणिक मंदिरों को तोड़ करके अगर आप नए मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं ये बता के कि वो अवैध थे, तो माफ कीजिएगा, आप शास्त्र और पुराणों को भी अवैध बताने का काम कर रहे हैं। ठीक बात और है, इससे ठीक शफात है। भाई को क्या विवेक- फर्क पड़ेगा? विवेक भाई। शफात भाई तो प्रसन्न होंगे, मंदिर टूटे, मंदिरों की श्रृंखला टूटती रहे, शफात भाई का क्या विवेक- नुकसान है? विवेक भाई, शफात भाई विवेक- तो मस्जिदों के विवेक टूटने पे भाई। नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आऊंगा शफात आपके भाई पास। जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, भाजपा में मैंने- है। अगर शफात भाई बोलेंगे भाजपा उठा के बाहर कर देगी। मैं आऊंगा, आप आता हूं। शफात भाई, आपने शायद जो आरोप लगाया विवेक भाई ने उसको सुना होगा कि आप सनातन विरोधी हैं, मंदिर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं और आप अब कहीं ना कहीं जनता आपसे नाखुश है, ये विवेक भाई ने कहा। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े शांत तरीके से इसका जवाब जरा दीजिए शफात भाई। अनूप भाई, विवेक भाई से मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं, जी। इन्होंने एसआईआर की बात की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया। एसआईआर निर्वाचन आयोग का काम है, वो उसने एसआईआर करा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है। आपने देखा होगा हमारे योगी जी ने कहा अरे भाई 4.5 लाख वोट तो हमारे कट गए। तो चूंकि निर्वाचन आयोग का जो काम था उसने ईमानदारी से अपना काम किया। अब इनको ये नहीं पता कि अब कि जो आदमी गांव में रह रहा है और शहर में 2-2 वोट बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है वोट कटेगा, एक ही जगह रखेगा। ये सवाल उठा करके ये बिला वजह का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरा, एक चीज इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 150 मंदिरों को गिराया। हाँ, इन्होंने कहा, विवेक भाई ने कहा 150 मंदिरों को शंकराचार्य के पास इसका रिकॉर्ड है। अब इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो मंदिर अवैध जगह पर बने थे, इसलिए जनहित के लिए उनको हटाया गया। उसी तरह जो मस्जिद और मज़ारे हैं, मैंने सवाल उठाया है, आप अपनी बातों को मेरे मुंह में मत डालिए। पूरी बात सुन लीजिए विवेक जी, पूरी आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये बात कही कि आपने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है, पूरी बात हो जाए, आपने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। आप बोलिए शफात भाई। गलत जगह पर बनी थी, जिससे जनता का जनहित में विकास कार्यों में रुकावट आ रही थी, उन मस्जिदों को और मज़ारों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम करी। यानी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोध में काम नहीं करी। अगर कोई मंदिर भी ऐसी जगह पर आ रहा है तो विकास के लिए उसको भी हटाया जा रहा है, तोड़ना नहीं कहूंगा, हटाया जा रहा है। मैं एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ हम लोग हज करने जाते हैं खाने काबा में, जब जनता बढ़ी, श्रद्धालु बढ़े, तो वहां खाने काबा की दीवार जब बढ़ाई गई तो बहुत सी सैकड़ों मस्जिदों को वहां तोड़ा गया। ऐसा नहीं कि मस्जिदें कहीं तोड़ी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी में जनहित के लिए कार्य किया जाता है, ठीक बात है। चलिए, जो आप सनातन विरोधी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद पहली बार सनातन हित की बात करने वाली और उनकी रक्षा के लिए कोई सरकार बनी है। आप तो ठीक बात है, ठीक है शफात भाई, मैं आपके पास आऊंगा। अयोध्या में विनय जी, ही के मुखिया ने विनय जी, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई, उनको जान से मारने का काम किया। बोलिए विवेक जी, बोलिए। छुपाने का काम किया। ये आपकी सरकार ने काम किया था, जिन्होंने सनातनियों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने। शफात भाई एक मिनट, शफात भाई आप रुकिएगा। विनय जी के पास बाद में जाएंगे। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, विवेक जी बताएं। अभी इन्होंने कहा कि कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। कार सेवकों पे गोलियां चलवाने का आदेश नृपेंद्र मिश्रा जी ने दिया था, जिनको कि इन्होंने वहां का अध्यक्ष बना रखा है, स्टेट पेंट्री। फिर बीच में कूदे। अब ये बीच में आए मेरे, मैं देखे बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। अनु भाई मैं बोलने नहीं दूंगा। शफात भाई ने पहली बात शफात भाई ने झूठ कहा, शफात भाई ने झूठ कहा। इस बात को स्वीकार किया, इस बात को नहीं शफात भाई, पहले मेरी बात आ जाए। आप अपनी बात बोल चुके, मीडिया में अनु भाई इन्हीं से करा लीजिए, फिर अनु भाई इन्हीं से डिबेट करा लीजिए, गोली चलवाई, अनु भाई इन्हीं से डिबेट करा लीजिए, मुख्यमंत्री आवास इन्हीं से डिबेट करा लीजिए। मैं नहीं कर रहा डिबेट, फिर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। अनु भाई आप इनसे डिबेट करा लीजिए। शफात भाई आप रुक जाइए, शफात भाई आप रुक जाइए। शफात भाई आपको समय देंगे हम, शफात भाई आपको समय देंगे, आप रुकिए ना। शफात भाई आप रुकिए, डिबेट को बड़े शांति ढंग से चलने दीजिए। मेरा ये हु हल्ला वाला डिबेट नहीं मैं बर्दाश्त करता हूं। शफात भाई आप अपनी, शफात भाई की आवाज को डाउन किया जाए। हाँ विवेक भाई आप अपनी बात को बोलिए। क्यों भाई गला दबाने का काम? नहीं गला नहीं दबा रहे हैं, आपको मैं टाइम दूंगा, आपको मैं टाइम दूंगा। ये हमारे हु हल्ले वाले डिबेट नहीं है। विवेक भाई बोलिए। अनु भाई देखिए, दो बातें होती है। शफात भाई पहली बात तो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, नेता हैं। कल को पार्टी इनके बयान को खारिज कर देगी उठा करके, क्योंकि आधिकारिक प्रवक्ताओं की लाइन अलग होती है और पार्टी की लाइन रखते हैं।
और शफात भाई आते हैं केवल मंच पे अराजकता करते हैं। इन्होंने राजनीतिक नहीं नहीं नहीं, विश्लेषक को सफात भी भाई बड़े निर्देश सुनिए, दे दिए। देखिए ये मैं नहीं कहूंगा, ये नहीं आप बड़े बोल सकते होंगे, हैं, मैं नहीं। लेकिन जिस तरह से डिबेट होती है राजनीतिक विश्लेषक पे भी ये टिप्पणी कर रहे थे और मेरी बातों को जब मैं काउंटर दे रहा हूँ तो इन्होंने आने नहीं दिया। नहीं नहीं, आप तो बोलिए, ये आप अराजकता बोलिए। और ये गुंडाई, ये जो योगी जी के राज में, ये जो योगी जी के राज में ये लोग गुंडाई सीख रहे हैं, इस गुंडाई को थोड़ा नियंत्रण करिए। नहीं नहीं, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, अरे रुक आप जाइए भाई, बोलिए, आप अरे रुक बोलिए, जाइए, विवेक भाई बोलिए। अभी इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं नहीं, बोलिए, मैं आप डिबेट ऐसे बोलिए। नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं नहीं नहीं, बोलिए, आप बोलिए, विवेक भाई बोलिए। देखिए बड़ी जिम्मेदारी से शफात भाई ने 2 झूठ बोले, मंच पे बोले। शफात भाई ने कहा कि चुनाव आयोग का काम है एसआईआर कराना। अभी एक हमारी एक्टिविस्ट है अंजलि भारद्वाज, ठीक है, इन्होंने आरटीआई लगाई थी चुनाव आयोग के सामने और इन्होंने मांगा था एसआईआर कराने के जो आदेश की कॉपी थी उसको चुनाव आयोग से मांगा। चुनाव आयोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख करके दे रहा है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का निर्णय नहीं लिया। तो ये निर्णय किसने लिया, ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सीधा सा सवाल पूछा कि फाइल की ठीक है, कॉपी ठीक है, भेजी समझ थी गए, जिसमें समझ गया, आपने समझ SIR गया तक विवेक। अगर तो पहली बात तो शफात भाई ने, भाजपा के प्रवक्ता हर मंच पे झूठ बोल रहे हैं कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम था। एसआईआर कराने की प्रक्रिया का चुनाव आयोग के बाईलॉज में कहीं जिक्र नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आईआर कराने का जिक्र है, एसआईआर का नहीं। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो पहली बात तो सपा नेता ने झूठ कहा, सॉरी भाजपा नेता ने झूठ कहा। भाजपा नेता मंच पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, हर मंचों पे झूठ ये परोस रहे हैं। सपा नेता जब कोई बात रखते हैं, सपा के प्रवक्ता रखते हैं, तो उनकी बातों में अपनी बातों को जोड़ चलिए के चलिए, थोड़ा ठीक है, शहद घोल टाइम के हो मुंह में डाल चुका, देते टाइम हैं। हो चुका है हाँ, विवेक भाई। मैं अपनी बात कंक्लूड कर दूं, ठीक, बस 10 ठीक, सेकंड 10 सेकंड। ठीक है, रही बात कार सेवकों पे गोली चलाने की बात, त्रिवेणी पे जो भटकों को मारा इन्होंने, जो चोटिल किया, त्रिवेणी को जो इन्होंने खून से लाल किया, जो त्रिवेणी पे शंकराचार्य जी के अनुयायियों को जूते से मारा गया, वो कुकृत्य करने के बाद शफात भाई कार सेवकों का नाम कैसे ले सकते हैं? और शफात भाई तो खुद ही पहले ये स्पष्ट कर दे, ये बाबरी के गिरने से दुखी थे कि मंदिर के बनने से सुखी थे? पहले शफात भाई इसी बात को रख दें। चलिए, शफात ठीक है। भाई अगर मुस्लिम समाज का नेतृत्व करते हैं, शफात भाई बताएं उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिमों को टिकट दिलवाया इन्होंने, कितने लोगों को पदाधिकारी बनवाया? कल तो 4 धामों पे भी प्रतिबंध लग गया मुस्लिमों पे। चलिए, मैं आपके उसका भी पास समर्थन आऊंगा, करते विवेक क्या? भाई आऊंगा, आखिरी राउंड में आऊंगा। मैं विनय तिवारी जी के पास जाऊंगा। जी। विनय तिवारी जी, आपने दोनों लोगों की बातों को सुना और इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं नितिन नवीन हमारे लिए कारगर अध्यक्ष होंगे, और दूसरा यूजीसी का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, और तीसरा कि बंगाल में ये सत्ता में आएंगे। हालांकि मैं सफात भाई आपसे कहूंगा कि अनम्यूट कर लीजिए, आपको यहां से म्यूट कर दिया गया था, अनम्यूट कर लीजिए, वहां से आपकी आवाज आने लगेगी। विनय तिवारी जी, देखिए, आपके जो 3 सवाल हैं उस पर मैं आऊं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं जी कि ये बड़े मतलब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद अनुभव है जी कि समाजवादियों के द्वारा सनातन के लिए बीच बचाव किया जा रहा है, उनके सनातन के बारे में अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। ये जी। वाकई बड़ी अच्छी बात है और काबिले तारीफ है। ठीक बात। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपने जो 3 चीजें जो कही हैं, जी पहली चीज तो एक ये है कि निश्चित तौर पे नितिन नवीन ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी हर दिन चुनावी मूड में रहती है, हाँ, ठीक बात। और ठीक। वो एक कॉरपोरेट की तरह काम करती है। उसका फायदा कहीं ना कहीं नितिन नवीन को मिलेगा, क्योंकि वो पार्टी हर दिन चुनावी मूड में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि इनके आने के बाद चुनावी रणनीतियां बन रही हैं, वो पहले से ही हर दिन वहां पे रणनीति बनती है और उस पर अमल किया जाता है। दूसरी चीज, यूजीसी का जो मुद्दा आपने जो बोला, देखिए इस पे सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को इस पर स्टे लगाएगा। जिस समय लग की चुका है, लग दाखिल की चुका है, गई थी, उन्होंने रोक लगा दी है। हाँ, तो ये उसी दिन से लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं संविधान में जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन किया गया था। तो ये था कि उस पे रोक लगेगी। अब आगे उस पे क्या कार्रवाई होगी, वो क्या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट देता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। तीसरा आपका जो सवाल है पश्चिम बंगाल का, जी देखिए पश्चिम बंगाल में भी इस बार ममता बनर्जी की पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। जी वो लगातार जो है करीब 15 साल से ज्यादा समय है जहां वहां पे वो जो है मुख्यमंत्री हैं, और जनता बदलाव चाहती है, जी और एंटी इनकम्बेंसी उनके पास है। और कहीं ना कहीं इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट हैं। और जी भाजपा वहां पे जिस क्षण चुनाव हारी थी लोकसभा की, उसकी जी। सीटें कुछ कम आई थी पिछली लोकसभा की अपेक्षा, जी। 2019 की अपेक्षा, जी। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी की जोर लगा के वहां पे
पूरी प्लानिंग के साथ जो है डे बाय डे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। उनकी तैयारियां बहुत तेज हैं। निश्चित तौर पे इस बार बंगाल का चुनाव निर्णायक होगा, बहुत रोमांचकारी होगा। ठीक बात है, ठीक है। निश्चित रूप में ये विनय तिवारी जी ने कहा निर्णायक होगा और रोमांचकारी भी होगा। शफात भाई, चूंकि समय अभाव है, शफात भाई अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी शफात भाई? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। अब ये आखिरी राउंड है और समय अभाव है, बहुत शॉर्ट टाइम में बताइए किस तरीके से आप बंगाल की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी से कैसे निपटेंगे, और नितिन नवीन आपके सबसे सफलतम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे होंगे? शफात भाई जी, भारतीय जनता पार्टी में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसके नेतृत्व में हम सफलता ही हासिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं, इसके पूर्व में असफलता भी मिली है शफात भाई, इसके पहले भी असफलता भी मिली है। आज आप सत्ता में जब ममता जी से वहां पर संघर्ष है, इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और मैं विवेक जी से यही कहूंगा कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन मुसलमान इनको छोड़ देगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश की सभासदी नहीं जीत पाएंगे। भाई विवेक भाई बहुत शॉर्ट टर्म में अपनी बात को रखिएगा। और शफात भाई ने कहा कि हम मतलब आने वाले समय में विपक्ष की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सभासद तक नहीं जीत पाएंगे। मैंने कहा जिस दिन मुस्लिम इनका साथ छोड़ देगा, मुस्लिम साथ उस दिन छोड़ ये देगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक बात, सभासदी भाई नहीं भाई जीत भाई पाएंगे। मुसलमान आपका साथ छोड़ देगा। विवेक भाई अरे अनु भाई, फिलहाल मुसलमान हमारा साथ छोड़े, फिलहाल तो शफात भाई तो मुसलमानों के साथ नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि शफात भाई ने इतनी देर में ये नहीं बताया बाबरी टूटने पे दुखी थे कि मंदिर बनने पे खुश थे। पहले ये बता पाए, ये नहीं बताया इन्होंने। बाबरी के टूटने पे खुद दुखी हुए थे कि मंदिर बनने के खुश हुए थे। ये समाजवादी कांग्रेस पार्टी उसको वोट बैंक समझती है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का वोट। अरे आप विवेक भाई एक लाइन में बात को अपनी खत्म करिएगा कि क्या नितिन नवीन इनके कारगर राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे? विवेक भाई इन्हीं से बुलवा लीजिए, मैं कहता रहा हूँ, इन्हीं से बुलवा लीजिए, चैनल आपका इन्हीं का हो गया है। शफात भाई शफात भाई बस अब रुक जाइए, आखिरी राउंड है, सुन लेने दीजिए, दर्शकों को सुन लेने दीजिए। आखिरी राउंड है, विपक्ष को भी बोलने का मौका दीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, शफात भाई दो टीपू सुल्तान को। अगर आप प्लीज, इसके बाद भी हम लोग बैठेंगे। हाँ विवेक भाई। जी बिल्कुल बैठेंगे। विवेक भाई। अनु भाई देखिए, हम लोग परिवार की जिम्मेदारियों से जी बोलिए अनु भाई, हम लोग परिवार की जिम्मेदारियों से भागने वाले भगौड़े तो है नहीं जी। हम परिवार के साथ भी चलते हैं, सामाजिक दायित्वों को भी लेकर के चलते हैं। अब भाजपा में ये प्रचलन है कि परिवार को छोड़ करके भगौड़ा बन जाओ, परिवार के दायित्वों को छोड़ दो, वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सरकार में है तो आप जनता के लिए काम करते हैं, और जनता जो है वो कहीं ना कहीं एक परिवारों का संपन्न ढांचा होती है, जिससे कि एक अच्छे राज्य का निर्माण होता है। लेकिन शफात भाई ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि शफात भाई के आपने जितनी कुरीतियां है उन सबको भाजपा पोषित करके अपने राजनीतिक आधार बना रही है। अब शफात भाई से मैंने एक सवाल पूछा था केवल कि बाबरी के टूटने पे दुखी हुए थे कि मंदिर के बनने पे खुश हुए थे, इसका जवाब नहीं दिया। शफात भाई ये जवाब दे, समाज से लाकर टिकट देंगे ये नहीं बताया। अच्छा, बंगाल में कितने मुस्लिमों को टिकट देंगे? बंगाल में कितने मुस्लिमों को टिकट देंगे? विनय जी आप एक लाइन में अपनी बात को खत्म करिए। कैसा रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफलतम राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे भाजपा के लिए नितिन नवीन और यूजीसी? नितिन नवीन कितने मुस्लिमों को टिकट देंगे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे बंगाल में आप हो कहाँ भाई? अरे 3 शादी करते हैं आप, कौन सी शादी में बुलाएंगे, कौन से नहीं, हम क्या चाहते हैं? ठीक है, ये बात कभी और कर लेंगे हम लोग, ये बात कभी और कर लेंगे। कहाँ हो भाई आप, ये बताओ। उत्तर प्रदेश शफात भाई शांत हुई। यूपी में एक मुसलमान इनका कोई पार्टी में नहीं है। शफात भाई शांत, विधायक दिया हो, बिहार के चुनाव में नहीं दिया, हरियाणा में नहीं दिया, दिल्ली में नहीं दिया। शफात भाई बंगाल में मुसलमानों को टिकट देंगे, बंगाल में मुस्लिमों को टिकट मिलेगा? शफात भाई सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। अरे छोड़िए सत्ता, सीधा सवाल, मुस्लिमों को टिकट मिलेगा बंगाल में कि नहीं? हमारे मंत्री वहाँ पर मुसलमानों को टिकट मिलेगा बंगाल में कि नहीं? सीधा सवाल, मुसलमानों को टिकट मिलेगा? अरे मुसलमानों को टिकट देगी भाजपा की नहीं? शफात हुसैन मुसलमानों को टिकट दिलाएंगे कि नहीं? शफात हुसैन मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे कि नहीं? शफात भाई बताइए, शफात भाई ये बात छोड़ के सारी बात कर रहे हैं। मुसलमानों का पूरा सम्मान करते हैं, बताइए। इसीलिए मैंने कहा शफात भाई के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है।
शफात भाई पार्टी लाइन से बच रहे हैं। चले गए। शफात भाई अरे पार्टी आजम लाइन खान की के बात लिए करिए, धरना तो दे दो भाई। मुस्लिमों को ये टिकट आंसू बहा मिलेगा, दो आजम खान के लिए। मुसलमान जब आगे हिस्सेदारी आपकी बातों करेगा को भी मैंने राजनीति में। सुना और विवेक भाई आपकी बातों को विनय जी आप एक लाइन में इस बात को एक लाइन में खत्म करें कि कैसा रह चुकी आखिरी राउंड है, समय अभाव है। विनय जी, विनय जी, सब बता दिया इन्होंने। विनय जी, जी क्या जी, बताएं। सफलतम कप्तान बन पाएंगे नितिन नवीन, क्योंकि ये कह लीजिए कि वर्ल्ड कप सामने है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा के लिए जो परिस्थितियां हैं अभी जिस तरीके से निर्मित हो रही हैं हाँ वो थोड़ा चैलेंजिंग तो हैं। जी। लंबा कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, तो एंटी इनकम्बेंसी भी मिलेगी, जी। लेकिन भाजपा हमेशा आश्चर्यचकित करती है। जी। और भाजपा अगर कहीं पे एक कदम पीछे मुंह की खाती है तो 4 कदम वो आगे उठ के खड़ी भी हो जाती है, जी। ऐसा देखा जी। गया है। नितिन नवीन युवा हैं, जोश है, और उनको इससे बड़ी चीज और क्या मिल सकती है जो भारत के सर्वमान्य नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब नितिन नवीन हमारे बॉस हैं। हाँ जब ऐसे कद्दावर नेता उनके साथ उनके पीछे खड़े होने के लिए कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में काम करने ये के लिए बड़ी बात तैयार है, हैं, ये बड़ी बात हमें है, लगता ये है बड़ी बात है, सही बात। नितिन नवीन को और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और समय अभाव की वजह से इस डिबेट पे यहीं विराम देते हैं। और आप तीनों ने बड़े साफगोई तरीके से जनता के सामने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद शफात भाई, विवेक भाई, विनय तिवारी जी। फिर कल किसी ज्वलंत मुद्दे पे हम किसी अन्य जो अपने पैनलिस्ट हैं उनके साथ शामिल होंगे। तब तक देखते रहें News 7 हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।